यूनिवर्स का वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन तो हमारे अंदर ही है और बिना थके ये लगातार काम करता रहता है, क्योंकि यही तो है जिसके इंस्ट्रक्शंस की बदौलत नींद में भी हमारी सांसें चलती रहती हैं और हमारे दिल की धड़कनें भी। यानी ये तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, वो भी पूरी तरह से। इसका मतलब 24/7 पूरी तरह एक्टिव रहने वाले ब्रेन के पास तो ढेर सारा काम रहता है। वाकई में ब्रेन को तो बहुत सारे जादू आते हैं, मानना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मल्टीटास्किंग ब्रेन को बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही टाइम पे कई टास्क में इन्वॉल्व होने से अटेंशन डिवाइड होता है। तो चलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं कि हमारा ब्रेन यानी ह्यूमन ब्रेन कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे करता है और भी बहुत कुछ। ब्रेन एक फिजिकल थिंग है जो ब्लड वेसल्स और नर्व सेल से बना है। इसका अपना प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर है और इसे टच किया जा सकता है। ह्यूमन ब्रेन यानी आपका और मेरा ब्रेन एक ऑर्गन है। ऑर्गन जानते हैं ना, बॉडी का ऐसा पार्ट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, बिल्कुल जैसे हार्ट, किडनीज और लंग्स। ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के साथ मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का ही एक्सटेंशन है और यही है जो बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन का मेन सोर्स है। वो सब नर्वस सिस्टम की गाइडेंस से ही होता है। इसके दो पार्ट्स में से एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करती है। और इस तरह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनता है, जो ब्रेन और बॉडी में कनेक्शन बनाए रखता है और हमारा शरीर सही तरह से काम करता रहता है। कंप्यूटर से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उन जानकारियों को प्रोसेस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग बॉडी को मैसेज भेजता है। कमांड की प्रोसेसिंग है और कमांड भी जबरदस्त है हर सिग्नल पर। वैसे सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, हमारे 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। आपके पास इतना गजब का ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन बॉडी की बदौलत ही हम वॉक करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, इमोशन एक्सप्रेस करते हैं और सोते जागते हैं। तभी तो ब्रेन के रिंकल्स एजिंग के नहीं बल्कि इंटेलिजेंसी के साइन होते हैं, क्योंकि ब्रेन पर जितने ज्यादा रिंकल्स उतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता है ब्रेन। क्योंकि रिंकल्स और इनके साथ मौजूद फोल्ड्स की बदौलत ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे ज्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में आ पाते हैं और ज्यादा न्यूरॉन का मतलब हुआ ब्रेन की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। यानी ब्रेन के मामले में हम कह सकते हैं कि रिंकल्स अच्छे हैं, और इसका मतलब तो जिसके ब्रेन में ज्यादा रिंकल्स और फोल्ड्स वो ज्यादा इंटेलिजेंट। और क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी सबके अंदर अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये भी माना जाने लगा है कि ये ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट जैसी हो सकती है। और बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने का काम करते हैं। इनका नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ब्रेन में ही बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मतलब कहना पड़ेगा गजब का न्यूरॉन नेटवर्क है ब्रेन में। वैसे इस रिंकल्स वाले ब्रेन को हम टच करें तो ये कैसा लगेगा, हार्ड या सॉफ्ट? तो ये लगेगा बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल जेली जैसा। तो फिर इतने सॉफ्ट ब्रेन को संभालना तो मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो ब्रेन स्कल में यानी खोपड़ी में रहता है, जो इसे पूरा प्रोटेक्शन देती है। और ब्रेन के चारों तरफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी तो है, जो इसे शॉक्स और इंजरी से बचाता है। ब्रेन की शेप की अगर बात की जाए तो ये वॉलनट जैसा दिखाई देता है, यानी अखरोट जैसा। वो ऐसे कि ब्रेन के अंदर 60% फैट है, यानी ब्रेन का 60% पार्ट फैट से बना है और इसीलिए ये बॉडी का फैटीएस्ट ऑर्गन कहलाता है। और बाकी का 40% पार्ट वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। अब आप फिक्र करने लगे कि अरे ब्रेन में इतना फैट होना तो अच्छी बात नहीं है। उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये फैटी एसिड्स ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। जो वॉलनट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। वो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी डिजीज का रिस्क कम होता है। जैसे आपको पता है, इस पावरफुल ब्रेन को कभी भी दर्द नहीं होता। हाँ सच में, क्योंकि ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर्स ही नहीं होते। ये कितनी स्ट्रेंज बात है ना। हालांकि ब्रेन पेन को फील तो करता ही होगा, क्योंकि बॉडी से मिलने वाले पेन के सिग्नल्स को यही तो इवेल्युएट और इंटरप्रेट करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो हेडेक और माइग्रेन के पेन होते हैं वो कहाँ महसूस होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है।
तो ऐसे पेन का फील असल में ब्रेन में मौजूद ब्लड वेसल्स, मसल्स और मेनिंजेस में होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 3 लेयर्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरे रहते हैं, उसे ही कहते हैं मेनिंजेस। आइए अब आगे चलते हैं और पता करते हैं कि स्क्यूड फैटीएस्ट बॉडी ब्रेन का साइज कितना है। बस हमारी 2 बंद मुट्ठियों जितना ही आप समझ लीजिए, बिल्कुल इतना छोटा और मोस्ट पावरफुल। इसका वजन केवल 1 से 1.5 किलोग्राम तक, जो टोटल बॉडी वेट का 2% बनाता है। यानी वजन और साइज में इसका इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ब्लड सप्लाई लेने में तो ये काफी आगे है, क्योंकि इसे ब्लड को 30% तक चाहिए होता है। बिना कांस्टेंट ब्लड फ्लो के ब्रेन नहीं रह सकता, और अगर कभी इसे ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई ना मिले तो ब्रेन सेल्स अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी, जिससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर ज्यादा देर तक ऐसा होता रहे तो ब्रेन सेल्स डेड हो सकती हैं, और ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। इसीलिए तो बॉडी इस बात को जानती है कि ब्रेन की इस जिद को तो मानना ही होगा। इसलिए भले ही बॉडी के किसी और पार्ट को भी ब्लड की जरूरत हो, लेकिन बॉडी ब्रेन में कांस्टेंट ब्लड फ्लो बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है, और इसके लिए ब्लड वेसल्स की 2 सेट्स इसे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करते हैं, वर्टिबल आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज। इसके बाद आप जानते ये हैं कि हमारा जो ये ब्रेन होता है, ये 2 सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और इंटरप्रेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो व्हाइट मैटर नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में बिजी रहता है। ये दोनों मैटर इतने जरूरी है कि इनकी कमी होने से कई ब्रेन डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस से इन दोनों ही मैटर्स को ब्रेन में इंक्रीज किया जा सकता है। वैसे कि आपको पता है कि अपने एंसेस्टर्स के ब्रेन से हमारे ब्रेन का साइज छोटा है, तो क्या हमारा ब्रेन श्रिंक हो रहा है? जी हाँ, हो तो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इसका रीजन बॉडी साइज से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट 10,000 सालों में ह्यूमन एवरेज बॉडी साइज भी तो श्रिंक हुआ है। अब क्योंकि लार्ज बॉडी को लार्ज ब्रेन की जरूरत होती है और हमारी बॉडी कंपैरेटिवली छोटी है, इसलिए हमारा ब्रेन भी छोटा है। मतलब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन परफेक्ट है। अब जब ब्रेन परफेक्ट मिला है तो इसके बारे में और ज्यादा जाना जाए। तो अब अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इसके बीच में पार्टीशन दिखेगा, यानी ब्रेन के 2 हिस्से नजर आएंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इन्हें लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि ये सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं। लेकिन ये सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो अपना अफसाना लेकर जल्द ही हमसे मिलने वाला है। तब तक हम इन दोनों पार्ट्स की कहानी सुन लेते हैं। हमारे ब्रेन का राइट हाफ म्यूजिक, कलर्स और शेप्स जैसी चीजों में इंटरेस्ट रखता है, तो लेफ्ट हाफ ज्यादा एनालिटिकल एक्टिविटीज में हेल्पफुल होता है, जैसे मैथ, लॉजिक और स्पीच में। लेकिन हाफ पार्ट लॉजिक और फैक्ट्स पर चलता है, तो राइट हाफ पार्ट इमेजिनेशन और आर्ट पर। यानी एक थोड़ा सॉफ्ट तो दूसरा थोड़ा सख्त। स्ट्रेंज बात यह है कि राइट हाफ बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हाफ बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ब्रेन के दोनों पार्ट्स कॉर्पस कॉलोसम के जरिए आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। कहने का मतलब लेफ्ट और राइट पार्ट्स के फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड रहते हैं। और अगर हम ये सोचें कि हर पर्सन में दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट डोमिनेट होता है, तो ये सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स मिलकर के काम करते हैं। जैसे कि लॉजिकल फंक्शन करते टाइम हमें ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से ही नहीं, बल्कि दोनों पार्ट से इनपुट मिलते हैं। हमें लगता है कि लेफ्ट ब्रेन लैंग्वेज से हमारी हेल्प करता है, लेकिन राइट ब्रेन हमें कॉन्टेक्स्ट और टोन समझने में हेल्प करता है। लेफ्ट ब्रेन मैथमेटिकल इक्वेशंस को हैंडल करता है, तो राइट ब्रेन कंपैरिजंस और रफ एस्टिमेट्स में हेल्प करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैं लेफ्ट ब्रेन हूँ और आप राइट ब्रेन है, क्योंकि भले ही इन दोनों पार्ट्स की अपनी स्पेशलिटीज है, लेकिन काम तो ये मिलकर के ही करते हैं। लगता है ये दोनों गहरे दोस्त हैं, जिनमें से एक को कैलकुलेशंस करना पसंद है और एक को पेंटिंग करना, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, ताकि काम अच्छे से हो जाए। तो ब्रेन के 2 पार्ट्स तो हमने समझ लिए। अब आगे देखते हैं ब्रेन के इन 3 एरियाज को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन 3 एरियाज में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एरिया है फोर ब्रेन। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, हंगर और स्लीप को कंट्रोल करना इसका काम होता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके पार्ट्स होते हैं। अब बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन ब्रेन का बहुत ही छोटा और सेंट्रल पार्ट होता है, जो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है।
इसका काम ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। टेक्टम टेगमेंटम इसके पार्ट्स होते हैं और लास्ट एरिया है हिंड ब्रेन। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये ब्रेन का लोअर बैक पार्ट होता है जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सीक्रेशन जैसे ऑटोमेटिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम इसके पार्ट्स होते हैं। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है। कहना पड़ेगा कि ये तीन एरियाज तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अगर हम हाई लेवल पर देखेंगे तो हमें इन्हीं में से तीन मेजर पार्ट्स दिखाई देंगे जो है सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। आप गौर करेंगे तो ये तीन पार्ट्स इन्हीं एरियाज में से निकले हैं और इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ब्रेन अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है जो अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं। ये सब अपना अपना काम तो टाइम पर पूरा करते ही हैं, साथ में आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं। फर्स्ट एक्सपर्ट है सेरिब्रम, जो कि फोर्थ ब्रेन का पार्ट है। ये ब्रेन का 80% हिस्सा बनाता है, यानी ये ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट है। इसके ऊपर ग्रे मैटर की कवरिंग होती है। इसे सेरिबेलम कॉर्टेक्स कहते हैं। हमने ब्रेन के जिन दो पार्ट्स की बात की थी, लेफ्ट और राइट, वो इसी सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं। सेरिब्रम को आप ब्रेन का थिंकिंग पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और लर्निंग के लिए हमें इसी की मदद लेनी होती है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, टच फील करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट भी यही करता है और हमारी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल भी यही करता है, यानी डांस करने के लिए और फुटबॉल को किक करने के लिए आपको इसकी मदद चाहिए होगी। मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी दोस्तों से पहले ब्रेन बडी के इस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। वीडियो गेम फिगर आउट करने के लिए और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी हमें सेरिब्रम सेरिब्रम ही पुकारना होगा। तो देखा आपने सेरिब्रम कितने सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो चलिए अब ब्रेन बडी के सेकंड एक्सपर्ट से मिलते हैं, जो है सेरिबेलम। इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, बोले तो छोटा दिमाग। ये सेरिब्रम के नीचे होता है और ब्रेन के बैक में लोकेटेड होता है। सेरिब्रम से बहुत ही छोटा होता है ये, लेकिन इसे कम मत आंकना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स को मेंटेन करता है। इसी की बदौलत हम सीधे खड़े होते हैं, बैलेंस बनाए रख पाते हैं और चारों तरफ मजे से घूमा करते हैं। अब अगर सेरिबेलम इतना कुछ करने में हेल्प करता है, तो हम इसे कम कैसे समझ सकते हैं। और अब बारी आती है थर्ड एक्सपर्ट की, जो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन के लोअर पार्ट में रहने वाली ब्रेन स्टेम ब्रेन के बाकी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। ब्रेन का ये स्मॉल बट पावरफुल पार्ट सेरिब्रम के नीचे और सेरिबेलम के सामने होता है। जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी को जिन फंक्शंस की जरूरत होती है, उनकी इंचार्ज यही होती है, जैसे कि सांस लेना, फूड डाइजेस्ट करना और ब्लड सर्कुलेट करना। हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करना इसका काम है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स हार्ट और स्टमक में होती है और वो ब्रेन स्टेम की है जो हार्ट को कहती है कि दोस्त अब बाइकिंग का टाइम है, तो थोड़ा ज्यादा ब्लड पंप करना, और स्टमक को भी यही कहती है कि यार अब लंच टाइम है, खाने को डाइजेस्ट कर देना। तो देख रहे हैं ना आप कि हर एक काम में ब्रेन का कितना बड़ा हाथ है। तो अब जरा आगे ये देखें कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। जी हाँ, तो इस बड़े से सेरिब्रम की भी तो अपनी कोई टीम होगी ना, जो इसके बड़े बड़े टास्क को डिवाइड करके पूरा करती होगी। आपको क्या लगता है? जी हाँ, ऐसा ही है। इसके लिए सेरिब्रम के 4 सेक्शंस हैं, जिन्हें लोब्स भी कहा जाता है, और ये इसकी मिनी टीम के 4 मेंबर्स हैं। इसे स्पेसिफिकली समझे तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 पार्ट्स हैं। सेरिब्रम के ऊपर जो लेयर है वही तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसलिए इसे समझना आसान है। तो इन 4 टीम मेंबर्स के नाम है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। इसे और क्लियरली देखें तो सेरिब्रम की जो 2 पार्ट्स है ना, लेफ्ट और राइट, जिन्हें हम ब्रेन के 2 पार्ट्स की तरह भी जानते हैं, उन दोनों पार्ट्स में 4-4 लोब्स होते हैं। यानी ब्रेन के राइट हाफ पार्ट में भी 4 लोब्स और लेफ्ट पार्ट में भी ये सेम 4 लोब्स फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ब्रेन के दोनों हाफ पार्ट्स के पास अपना काम करने के लिए 4-4 टीम मेंबर्स हैं। अब इन्हें क्या क्या काम मिले हुए हैं और ये कहाँ लोकेटेड है, यानी इन टीम मेंबर्स की सीट्स कहाँ है, जरा पता करते हैं। तो फ्रंटल लोब तो ब्रेन के फ्रंट में लोकेटेड है, यानी फॉरहेड के पास। इसे ब्रेन का एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के अदर पार्ट से ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेकर के उन्हें कंबाइन करता है और फिर डिसीजन लेता है। हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर के लिए प्लानिंग का इंचार्ज यही है। हम इंसानों का फ्रंटल लोब काफी बड़ा होता है और ये स्पेशल थिंग हमें एनिमल्स से काफी डिफरेंट बनाती है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है।
चलिए अब अगले टीम मेंबर से मिलते हैं जो है पैराइटल लोब। ये ब्रेन के टॉप पर लोकेटेड होता है। इसका मेन काम हमारे टच सेंस की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। सुनने में लगता है कि पैराइटल लोब के पास तो थोड़ा ही काम है, यानी ये ज्यादातर टाइम अपनी सीट पर बैठे बैठे चिल करता होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी काफी बड़ी है और पूरी बॉडी में नर्व्स है जो लगातार हमारे ब्रेन को टेम्परेचर, पेन और प्रेशर के सिग्नल्स भेजती रहती है। ऐसे में ब्रेन इन सारे सिग्नल्स को समझ सके, इसमें हेल्प करता है पैराइटल लोब। इसका मतलब तो ये फुल टाइम बिजी रहता होगा। यही तो बताता है ब्रेन को कि हम खड़े हैं या लेटे हैं या फिर खेलते हुए उल्टे लटके हुए हैं। तो ये तो हुआ पैराइटल लोब का काम। अब आगे जानते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में, जो ब्रेन के साइड्स में हमारे ईयर्स के पास अपनी सीट लगाकर बैठता है। ये कानों के पास रहते हुए साउंड्स को प्रोसेस करने में ब्रेन की मदद करता है, यानी ये हमारे सेंस ऑफ हियरिंग का इंचार्ज होता है। म्यूजिक के पार्ट्स जैसे रिदम और पिच को प्रोसेस करने में भी ये मदद करता है। इस मेंबर के साथ दो असिस्टेंट्स भी रहते हैं, वर्निकीज एरिया और ब्रोकास एरिया, जो आपस में गपशप में बिजी रहते हैं। बल्कि ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वर्ड फॉर्म करने में और वर्ड्स को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, ताकि हम लैंग्वेज को समझ सके और कम्युनिकेट कर सके। और इस टीम का लास्ट मेंबर है ऑसिपिटल लोब, जो ब्रेन के बैक में लोकेटेड है। पीछे होकर भी ये देखने में हमारी मदद करता है, लेकिन कैसे? जैसे ही हमारी आईज की सेल्स लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, ऑसिपिटल लोब ऑन ड्यूटी हो जाता है और उस इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर में बदलता है, जिसमें कलर, टेक्सचर, साइज, डिस्टेंस और कितना कुछ ऐड करना होता है। अब हमारे पास थैंकफुली दो आईज है, तो ऑसिपिटल लोब को दोनों आईज के लिए इंफॉर्मेशन कंबाइन करनी होती है, ताकि दोनों आंखों से हम एक ही पिक्चर देखें। और ये जानकर मुझे तो ये समझ आया कि जब ऑसिपिटल लोब हमें क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो क्यों ना हम सिर्फ अच्छा ही देखना शुरू कर दें, ताकि हमारे ऑसिपिटल लोब को भी अच्छा लगे। तो भाई इन लोब्स की पोजीशंस और इनका हार्डवर्क तो हम देख ही चुके हैं। सेरिब्रम यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के चारों टीम मेंबर्स वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। अब जरा ये देखिए कि इनके अलावा भी कुछ मेंबर्स ब्रेन के काफी अंदर अपने काम में लगे रहते हैं। उन्हें तो हम आसानी से देख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमारे लिए लगातार वो परफॉर्म करते रहते हैं। ऐसे में हमें उन मेंबर्स से भी तो मिलना चाहिए। इंसुलर लोब, जिसे इंसुला भी कहा जाता है, ब्रेन के अंदर काफी डीप में रहने वाला ये स्मॉल रीजन पेन फील करने में हमारी मदद करता है। यानी जब चोट लग जाती है, तो यही हमें बताता है कि दोस्त तुझे दर्द हो रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, एंगर जैसे बेसिक इमोशंस का पता इसी की मदद से लगता है। यानी अगर ये इंसुला हमारी हेल्प ना करे, तो हमें खुशी और गम का पता ही ना चले, और ऐसा होना तो नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी। तो इसे कहना पड़ेगा शुक्रिया। समझ आ गया कि कभी खुशी कभी गम का फील भी नॉर्मल है, बजाय इसके कि हमें खुशी और गम का पता ही ना चले। और ऐसा ही एक और लोब है जो ब्रेन के अंदर छुपा हुआ होता है और लगातार हमारी हेल्प करता है, और वो है लिम्बिक लोब, जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये अलग से कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारे फ्रंटल, पार्टियल और टेम्पोरल लोब्स का ही पार्ट है। इसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस और मेमोरीज को कंट्रोल करने का काम इसी का होता है। यानी पेन एंड प्लेजर, फियर, एंगर, सेक्सुअल फीलिंग्स और अफेक्शन सबको यही संभालता है। इस सिस्टम में कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स काम करते हैं, जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। एमिगडाला डर लगने पर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्शन में लाता है, क्योंकि इसका मेन जॉब फियर और अग्रेशन जैसे इमोशंस को रेगुलेट करने का होता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी, लर्निंग और नेविगेशन को सपोर्ट करता है, और हाइपोथैलेमस इमोशंस को कंट्रोल करने के अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, और ईटिंग और स्लीपिंग जैसे इंपॉर्टेंट डिजायर्स को भी रेगुलेट करता है। लिम्बिक सिस्टम के इन पार्ट्स के अलावा ब्रेन के डीप में एक पार्ट थैलेमस भी होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी ब्रेन के लेफ्ट और राइट हाफ्स के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। और हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड भी तो होती है ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक हार्मोन सेंड करती है, और पीनियल ग्लैंड हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। यानी सनसेट होने के बाद पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हम थकान फील करने लगते हैं और हमारा मन सोने का करने लगता है। इनके काम भी वाकई में बहुत। अब जरा ये भी जाने कि ब्रेन काम कैसे करता है। तो ब्रेन के वर्क पैटर्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्रेन में मेनली दो सेल टाइप्स होती हैं,
नर्व सेल और ग्लियल सेल्स। एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स और इतनी ही ग्लियल सेल्स होती है। न्यूरॉन जो कि नर्व सेल होती है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करती है और इन सिग्नल्स को ब्रेन और बॉडी के बीच ट्रांसमिट करती है। इस इलेक्ट्रिसिटी को देखकर लगता है कि इससे हम एक छोटा सा बल्ब तो जला ही सकते हैं। और देखिए इन सिग्नल्स के थ्रू ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, सेंसेशंस फील कर पाते हैं, बाहरी दुनिया को फील कर पाते हैं, सोच पाते हैं, मेमोरीज बना पाते हैं और अपनी मसल्स को मूव करने जैसे हर बेसिक काम को कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बॉल कैच करने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम आपका ब्रेन न्यूरॉन से कहेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे सेंड करो, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर आपकी फिंगर मसल्स में रिलीज हो सके और फिंगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के बॉल को कैच कर ले और कैच लेने के साथ ही आप उछल पड़े। आपको बता दो कि न्यूरोट्रांसमीटर वो मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल्स यानी मैसेजेस को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट टारगेट सेल तक लेकर जाते हैं। और जिन नर्व्स के थ्रू हमारा ब्रेन बड़ी बॉडी से कम्युनिकेट करता है वो है कार्डियल नर्व्स। ये न्यूरॉन से ही बनी होती है और इनके 12 पेयर्स होते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है और ब्रेन, फेस, नेक, टोर्सो के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है। ये स्वाद, स्मेल, हियरिंग में तो हेल्पफुल होती ही है, साथ में सेंसेशंस फील करने में भी मदद करती है। इनकी मदद से हम फेशियल एक्सप्रेशंस बना पाते हैं, आईज ब्लिंक कर पाते हैं और अपनी जीभ को घुमा भी पाते हैं। यानी छोटी छोटी एक्टिविटीज के पीछे भी इतना सारा नर्व एफर्ट है। और ये देखिए न्यूरॉन की तो खूब बात हो गई, लेकिन ग्लियल सेल्स की भी तो बात हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो ये भी होती है। तो बात ऐसी है कि अगर हम एक न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल वायर समझ ले जो सिग्नल को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, तो ग्लियल सेल्स को हम उस इलेक्ट्रिक कंपनी के वर्कर्स समझ सकते हैं, जो ये श्योर करती है कि ये वायर्स सही जगह पहुंचेंगे, जो वायर्स को मेंटेन भी करती है और जो वायर्स टूट जाते हैं उन्हें हटाती भी है। गजब का स्ट्रक्चर और वर्क पैटर्न है इन सबका। हमें इनसे रिस्पॉन्सिबल होना तो सीख ही लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि ब्रेन को दुरुस्त रखना है तो हमें सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेन फंक्शन में सुधार होते हैं। और जब ब्रेन फंक्शनिंग कमजोर होती है तो बहुत सी ब्रेन डिसऑर्डर्स और डिजीजेस होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें ब्रेन श्रिंक होने लगता है और सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। इनके अलावा पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया, ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक भी ब्रेन के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से होने वाली डिजीजेस हैं। ब्रेन को ऐसी डिजीज से बचाने के लिए ब्रेन हेल्थ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हर साल जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। और ब्रेन डिजीजेस को डायग्नोस और ट्रीट करने वाले स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। जी हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट ही ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब बारी आती है हमारी ब्रेन की मदद करने की। ये हमारे लिए कितना कुछ करता है, तो क्या हम भी कुछ कर सकते हैं इसकी हेल्प करने के लिए, इसकी अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने हेड को प्रोटेक्ट रख सकते हैं ताकि ब्रेन इंजरी का रिस्क कम से कम रहे, जिसके लिए हमें हेलमेट और सीट बेल्ट का यूज तो करना ही चाहिए। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले सकते हैं, क्योंकि भले ही ब्रेन सोता नहीं है लेकिन इसके कई सारे फंक्शंस के लिए अच्छी नींद जरूरी है, जैसे कि न्यूरॉन्स के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारी सोचने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो सके और इमोशंस बैलेंस में रहे, ताकि इन्हें हैंडल करने में ब्रेन को ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच डाइट ले सकते हैं, जैसे वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, जिससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो सके। इनके साथ अगर लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स भी लेने लग जाए तो ब्रेन बहुत खुश हो सकता है। मेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे जिक्सो पजल, क्रॉसवर्ड्स, वर्ड सर्चेस जैसी एक्टिविटीज करना। वैसे आप म्यूजिक भी सीख सकते हैं, क्योंकि इससे न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। और अगर न्यू स्किल सीखने की आप आदत डाल लें तो शायद ब्रेन हमेशा ही एक्टिव बना रहे। इनके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल यूज को बंद कर सकते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जिससे ब्रेन पर प्रेशर कम आता है। और हाँ, स्ट्रेस का मीटर डाउन करके खुलकर हंसने की आदत भी आप डाल सकते हैं। पता है इसका पैसा नहीं लगेगा, पर ये बड़े ही फायदे का सौदा है हमारी पूरी हेल्थ के लिए, ताकि ब्रेन भी हमसे कह सके कि थैंक यू सो मच बडी। और इसी के साथ ब्रेन से मुलाकात का ये सिलसिला यहीं पर आकर पूरा हुआ।